कल्पना कीजिए, आप एक लंबे और खतरनाक समुद्री सफर के बाद अपनी कॉलोनी वापस लौटते हैं, लेकिन जो नजारा आपको देखने को मिलता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। एक ऐसी जगह जहां कुछ साल पहले तक जीवन था, अब पूरी तरह वीरान पड़ी है। चारों ओर खामोशी है, कोई इंसान नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक अजीब सा सन्नाटा। रोएनोक कॉलोनी के वो 100 से ज्यादा लोग जो यहाँ रहते थे, अचानक कहाँ गायब हो गए। किसी लड़ाई के निशान नहीं, कोई संघर्ष के सबूत नहीं, बस एक पेड़ पर उकेरा गया एक रहस्यमयी शब्द, क्रोटोन। क्या इसका कोई मतलब था? क्या ये कोई संकेत था या फिर कुछ और? 16वीं सदी के इस सबसे रहस्यमयी गुमशुदगी के मामले को जानने के लिए हमें लौटना होगा इतिहास के पन्नों में, वापस उस समय जब इंग्लैंड पहली बार अमेरिका में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा था। इस खोए हुए कॉलोनी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके गायब होने के कारणों को जानना होगा। कहानी 1584 से शुरू होती है, जब 2 जहाज अटलांटिक पार करके अमेरिका में पहली स्थायी अंग्रेजी कॉलोनी लगाने के लिए सही जगह का पता लगाने निकले थे। जुलाई के मध्य में वे आउटर बैंक्स नामक आइसलैंड पर पहुंचे। अंग्रेजों ने जल्द ही स्थानीय नेटिव अमेरिकन से दोस्ताना संबंध बना लिए और उन्हें रोएनोक आइसलैंड के अपने गांव में आमंत्रित किया। लगभग 1 महीने बाद वे अपनी खोजी यात्रा खत्म करके अपने जहाजों पर लौट गए और इंग्लैंड वापस चले गए, जो इंग्लैंड की पहली यात्रा थी। वापसी में सितंबर के अंत में इस मिशन के चीफ वॉल्टर रैले ने तुरंत कॉलोनी बसाने की तैयारी शुरू की। रैले को जल्द ही क्वीन एलिजाबेथ ने नाइट की उपाधि दी और नए भूमि का नाम वर्जीनिया रखने के बारे में सोचा गया, जो अमेरिका की धरती पर बसाने का प्लान था, जो वर्जिन क्वीन के सम्मान में था। 1585 के अप्रैल में 7 जहाजों का एक बेड़ा इंग्लैंड से रवाना हुआ, जिसमें लगभग 600 लोग थे और कॉलोनी को लगभग 1 साल तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त चीजें थी। फिर जून के अंत में ये जहाज आउटर बैंक्स पहुंच गए, लेकिन उन्हें जल्द ही एक संकट का सामना करना पड़ा। आउटर बैंक्स के पानी में नेविगेट करना बहुत खतरनाक हो सकता था, और जब मुख्य जहाज एक पतले से रास्ते में से गुजर रहा था तो वो एक चट्टान से टकराकर लगभग नष्ट हो गया। मुख्य जहाज में अधिकांश चीजें थी और ज्यादातर सामान समुद्री पानी से खराब हो चुकी थी। इसी कारण कॉलोनी के आकार को काफी घटाना पड़ा। फिर लगभग 100 लोग, जो पहले से तय संख्या से बहुत कम थे, रोएनोक आइसलैंड पर तैनात किए गए और फिर बाकी के लोगों को इंग्लैंड वापस भेज दिया गया। और फिर नेटिव अमेरिकन की अनुमति से उन्होंने रोएनोक में कॉलोनी की नींव रखना शुरू किया। इस आइसलैंड को मुख्य रूप से इसकी रणनीतिक महत्व के वजह से चुना गया था। ये आइसलैंड खुले समुद्र तक जल्दी पहुंचने में मदद करता था और साथ ही ये आइसलैंड गश्त लगाने वाले स्पेनिश आर्मी से छिपा हुआ था। स्पेन ने पहले से ही वर्जीनिया के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया था, इसलिए कॉलोनी के लोगों को उनसे अपने आप को बचा के रखना था। अब जो कि ज्यादातर सामान के खराब हो जाने की वजह से उन्हें ये उम्मीद थी कि इंग्लैंड से उनके लिए सर्दियों से पहले दूसरी खेप की आपूर्ति कर दी जाएगी, लेकिन कॉलोनी के लोगों को ये पता नहीं था कि रानी ने इंग्लैंड में एंग्लो स्पेनिश वॉर की समस्याओं से निपटने के लिए इस मिशन को रद्द कर दिया था। इसलिए जैसे ही कॉलोनी के लोगों की खाने पीने की चीजें समाप्त होने लगी, वो नेटिव अमेरिकन की मदद पर निर्भर होने लगे और नेटिव अमेरिकन के पास केवल सीमित संसाधन थे और वे बढ़ती मांगों को पूरा करने में संघर्ष कर रहे थे। इस हद से ज्यादा निर्भरता ने उनके रिश्ते को तनावपूर्ण बना दिया था, जो आने वाले समय में उनके रिश्तों के लिए ठीक साबित नहीं हुआ। इसी बीच लोग एक परेशान करने वाली चीज को नोटिस करने लगे थे। हर बार जब भी कोई अंग्रेज किसी नेटिव अमेरिकन गांव में जाते, तो वहां के कई लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के ही गिरकर मरने लग जाते। नेटिव अमेरिकन ये मानने लगे थे कि अंग्रेज दूर से गोली चलाकर उन्हें मार रहे हैं, और ये कुछ हद तक सच भी था। उस समय ये अजीब था, लेकिन अंग्रेज अनजाने में ही अपने साथ घातक रोग को लेकर आ गए थे, जिनके लिए नेटिव अमेरिकन के पास कोई इम्यूनिटी सिस्टम नहीं था, और इस तरह एक महामारी अनजाने में नेटिव अमेरिकन में फैल गई थी। इसी बीच एक दिलचस्प घटना हुई। रोएनोक पर नेटिव अमेरिकन के प्रमुख विंगिना, जो अमेरिका के मूल निवासी थे, और अंग्रेजी कॉलोनी के गवर्नर राल्फ लेन, उन दोनों के बीच संबंध इतने खराब हो गए थे कि अंग्रेजी कॉलोनी के लोगों का नेटिव अमेरिकन के बीच रहना असंभव हो गया था। नेटिव अमेरिकन के प्रमुख विंगिना ने अपने लोगों को आइसलैंड से हटा लिया और मेनलैंड के एक बड़े गांव में शरण लेने के लिए चले गए। इस बीच अंग्रेजी गवर्नर राल्फ लेन ने यह मान लिया था कि विंगिना ने अन्य जनजातियों के साथ गठबंधन कर लिया है और वे कॉलोनी पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। फिर चाहे वो सच था या नहीं, लेन ने बिना कुछ सोचे पहले हमला करने का प्लान बना लिया। फिर लेन और उनके लोग मेनलैंड के गांव में पहुंचे और वहां के लोगों का नरसंहार कर दिया।
जब विंगिना भागने के प्रयास करने लगा तब एक अंग्रेजी सैनिक ने विंगिना का पीछा करके उसका सिर काट दिया और कॉलोनी के किले के बाहर उसे लटका दिया। इतना सब कुछ होने के बाद वो सब आसपास के सारे नेटिव अमेरिकन्स के नजरों में आ गए थे। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए एक बड़ा अंग्रेजी बेड़ा, जिसे प्रसिद्ध समुद्री कप्तान सर फ्रांसिस ड्रेक कमान कर रहे थे, जो कि किसी और जगह से वापस इंग्लैंड लौट रहे थे, वो उस समय आउटर बैंक्स पर पहुंच गए। भोजन की कमी और नेटिव अमेरिकन्स के साथ इतना बड़ा विवाद होने के बाद और मामले के नाजुकता को देखते हुए कॉलोनी को जल्द ही छोड़ने का निर्णय ले लिया गया। कॉलोनी के लोगों को जल्दी जल्दी आइसलैंड से निकाला गया और फिर 9 महीने बाद वे सभी घर वापस लौट आए। बस 3 लोग वहां छोड़ दिए गए जो वहां से निकलने के समय नहीं मिल रहे थे और इतना समय नहीं था कि उनकी खोज की जाए और फिर उनके बारे में फिर कभी कुछ सुनने को नहीं मिला। अगर 1584 का खोजी अभियान पूरी तरह से सफल था तो 1585 का कॉलोनी बसाने का मिशन पूरी तरह से फेल रहा, क्योंकि इंग्लैंड में चल रहे एंग्लो स्पेनिश वॉर के वजह से जरूरत के सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी और नेटिव अमेरिकन्स के ऊपर अधिक डिपेंडेंसी की वजह से आदिवासी अमेरिकियों के साथ संबंध पूरी तरह से बिगड़ गए थे और भोजन की भारी कमी ने जीवन को कठिन बना दिया था और वे सोने और तांबे के भंडार को ढूंढने में नाकाम रहे थे, जो कि इस कॉलोनी बसाने के मिशन को सफल बना सकते थे। इस घटना के 3 साल बीत जाते हैं और इंग्लैंड के हालात थोड़े बहुत काबू में आ जाते हैं और फिर साल आता है 1587, जब इंग्लैंड को फिर से नॉर्थ अमेरिका में अंग्रेजी कॉलोनी बसाने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि स्पेन का वर्जीनिया पर ज्यादातर हिस्सों पर दावेदारी थी और वो वहां से बहुत बड़ी मात्रा में संसाधनों का उपयोग कर रहा था, जिससे वो बहुत शक्तिशाली हो रहा था। लेकिन इंग्लैंड के पिछले 1585 में किए गए प्रयासों के असफल होने के बाद वहां पर फिर से ऐसा अभियान चलाना मुश्किल सा लग रहा था। इन सब के बावजूद कम से कम एक व्यक्ति वापसी के लिए उतावला था। उसका नाम था जॉन वाइट। वाइट एक चित्रकार और कलाकार थे और जो मैप और तस्वीरें देखे गए थे वे या तो उन्होंने बनाए थे या वो उनके काम पर आधारित थे। हालांकि विडंबना यह है कि वाइट की कोई भी जीवित पोर्ट्रेट नहीं है। हालांकि वाइट पहले किए गए 2 मिशन का हिस्सा थे या नहीं, इसका कोई क्लियर प्रूफ नहीं है। वो शायद ही 1584 के खोजी अभियान का हिस्सा रहे होंगे, लेकिन वो निश्चित रूप से 1585 के अभियान का हिस्सा थे। ये थोड़ा स्पष्ट नहीं है कि क्या वो कॉलोनी में 900 लोगों के साथ रहे या वापस इंग्लैंड लौट गए। उदाहरण के लिए वाइट का नाम कॉलोनी के लोगों की सूची में नहीं था जो जीवित थे। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये सिर्फ एक भूल थी और वो वास्तव में कॉलोनी का हिस्सा थे। किसी भी तरह से आखिर में वाइट और अन्य लोगों द्वारा दूसरे प्रयास को करने के लिए सर वाल्टर रैले राजी हो गए। पहले कॉलोनी के मुकाबले जो एक सेना की चौकी जैसा था, लेकिन दूसरे कॉलोनी में महिलाओं और बच्चों को भी शामिल करने का प्लान था, जिसमें वाइट की गर्भवती बेटी एल्नोर डेर भी शामिल थी। और फिर 1587 की शुरुआत में आवश्यक चीजों के लिए धन और जरूरत की चीजें हासिल करने में लंबे संघर्ष के बाद 3 जहाजों का एक बेड़ा, जिसकी कमान वाइट के पास थी और जो बाद में कॉलोनी के गवर्नर भी बने, इंग्लैंड से रवाना हुए। लेकिन एक बात याद रखने वाली यह है कि पहले कॉलोनी की बदकिस्मती उसके निकासी के साथ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद एक जहाज जिसमें जरूरत के सामान थे और जिसे सर वाल्टर रैले ने भेजा था, आउटर बैंक्स पर पहुंचा था। चालक दल ने उन 3 लोगों को ढूंढने में कुछ समय बिताया जो कॉलोनी को छोड़ते समय न मिलने के कारण इसी आइसलैंड में छूट गए थे। लेकिन जब उन्हें कोई निशान नहीं मिला तो वे घर लौट गए। 2 सप्ताह बाद फिर से यही हुआ, जब इंग्लैंड जाने वाला एक बेड़ा जिसमें जरूरत के सामान थे और सैनिकों का एक ग्रुप था जो इंग्लैंड जा रहे थे, उन्होंने भी कॉलोनी को खाली पाया। हालांकि कॉलोनी को खाली छोड़ने के बजाय कप्तान ने रॉयनोक पर 15 चालक दल के सदस्यों को छोड़ दिया और फिर बेड़ा इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया। इसलिए जॉन वाइट को रवाना होने से पहले इन 15 चालक दल के सदस्यों के बारे में बताया गया था। इसलिए जब उनका बेड़ा 1587 के जुलाई के अंत में आउटर बैंक्स के पास पहुंचा तो उनका इरादा उनसे मिलने और उन्हें अपने साथ ले जाने का था। लेकिन यहाँ पर स्थिति उतना सही नहीं था जितना अनुमान लगाया गया था और फिर से दूसरा कॉलोनी रॉयनोक पर स्थापित करने का उद्देश्य भी नहीं था। आखिरकार पहले कॉलोनी द्वारा सामना की गई लंबी समस्याओं ने ये साफ कर दिया था कि रॉयनोक एक आदर्श स्थान नहीं था। इसके बजाय दूसरा कॉलोनी या सिटी ऑफ रैले, जैसा कि सर वाल्टर रैले ने अहंकार से इसे नामित किया था, चेसापिक बे के तट पर कहीं बसाने का प्लान किया गया था। यह स्थान बहुत अधिक समझदारी से चुना गया था। पानी गहरा था जो बड़े जहाजों को अनुमति देता था और आउटर बैंक्स के आसपास के जलमार्गों की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित था। वहां खुली जगह थी,
जमीन अधिक उपजाऊ थी और कुल मिलाकर यह रॉयनोक द्वीप से बेहतर स्थान था। हालांकि बेड़े के पुर्तगाली नौसैनिक नाविक सिमाओ फर्नांडीज के पास कुछ और योजनाएं थी। फर्नांडीज पहले 2 अभियानों के भी नाविक रह चुके थे और वाइट से कहीं अधिक अनुभवी नाविक थे। हालांकि वाइट आधिकारिक रूप से कप्तान थे, लेकिन चालक दल के अधिकांश लोग फर्नांडीज की सलाह को मानते थे। इस प्रकार जब फर्नांडीज ने चेसापिक बे के बारे में किए गए योजना को नजरअंदाज करते हुए कॉलोनी बसाने के लिए लाए गए लोगों को रॉयनोक पर छोड़ने का निर्णय लिया, तो वाइट ने भी उनके किए गए फैसले का विरोध नहीं किया, क्योंकि चालक दल उनकी ही बात ज्यादा मानते थे। फिर चालक दल ने उनके आदेश का पालन करते हुए कॉलोनी के लिए लाए गए लोगों को रॉयनोक आइसलैंड पर ही उतार दिया। फिर वो उसी पुरानी कॉलोनी में बसने का प्लान करते हुए वहां पहुंचे और उन्हें उम्मीद थी कि वो लोग उन 15 चालक दल में से कुछ लोगों से मिल पाएंगे जो 1584 में 3 कॉलोनी के लोगों को ढूंढने के लिए इस आइसलैंड पर रुक गए थे। लेकिन जब वे खाली पड़े कॉलोनी पर पहुंचे तो उन्हें उन 15 क्रू मेंबर्स का कोई पता नहीं चला जिनकी मदद के लिए वे आए थे। इसके बजाय उन्हें हड्डियों का ढेर मिला जो एक व्यक्ति के अवशेष लग रहे थे। वाइट को संदेह था कि ये लोग बदले की भावना से नेटिव अमेरिकन द्वारा हमला किए गए होंगे, और उनका ये शक जल्द ही दूर हो गया जब कुछ ही दिनों बाद एक कॉलोनी के आदमी जॉर्ज हाउ पर एक नेटिव अमेरिकन समूह ने हमला कर दिया, जिसमें उसे 16 तीरों से मार दिया गया और फिर एक लकड़ी की छड़ी से उसकी खोपड़ी कुचल दी। ये एक क्रूर और साफ साफ संदेश था कि अंग्रेजों का अब रॉयनोक पर स्वागत नहीं है। फिर भी कॉलोनी के लोग बिना किसी सहयोगियों के तो नहीं आए थे। जब 1584 में कॉलोनी के सैन्य दल इंग्लैंड लौट रहे थे, तब वो अपने साथ 2 नेटिव अमेरिकन, वांचेस और मंतेओं को अपने साथ ले आए। वांचेस रॉयनोक का ही था, जबकि मंतेओ क्रोटोन के एक पड़ोसी गांव से था। जब वे 1585 में फिर से उत्तर अमेरिका लौटे तो उनके अंग्रेजों के प्रति विचार बहुत अलग थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अमेरिका की धरती पर कदम रखा, वांचेस इन विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति घृणा लेकर रॉयनोक लौट गया। वहीं मंतेओ अंग्रेजों द्वारा दी गई हर चीज से मोहित हो गया था और वो उनका विश्वास पात्र मार्गदर्शक बन गया था, जो पहले से ही क्रोटोन पर रह रहा था। और पहले ही संदेश में वो नेटिव अमेरिकन से अंग्रेजों के संबंध सुधारने के लिए एक प्रकार का बिचौलिया बन गया। जॉर्ज हाउ की मृत्यु के बाद वाइट ने मंतेओ से संपर्क किया और उसने इस बात की पुष्टि की कि वाइट ने जो संदेह किया था वो सही था। एक बड़ी संख्या में नेटिव अमेरिकन जनजातियों ने वास्तव में रॉयनोक पर तैनात 15 क्रू मेंबर्स पर हमला किया था। इस हमला करने वाले दल का नेतृत्व खुद वांचेस कर रहा था, क्योंकि वो पहले से ही अंग्रेजों से नफरत करता था। और कम से कम 2 क्रू मेंबर इस हमले में मारे गए थे, जबकि बाकी एक छोटी नाव में भागने में सफल रहे और वे कभी नहीं देखे गए। रॉयनोक अब एक बहुत अधिक खतरनाक स्थान बन चुका था। इन सब के बावजूद सिमाओ फर्नांडीज ने लाए गए लोगों को रॉयनोक आइसलैंड में छोड़कर आउटर बैंक्स के पास 1 महीने तक लंगर डाले रखा। फिर उसने इंग्लैंड लौटने का निर्णय लिया। इस बीच कॉलोनी के लोगों को कॉलोनी के अस्तित्व के बारे में चिंता होने लगी थी। उनका कहना था कि अगर कॉलोनी को सचमुच में आत्मनिर्भर होना है तो उन्हें और अधिक लोगों की और खाद्य सामग्री की आवश्यकता होगी। इस प्रकार उन्होंने गवर्नर वाइट से अनुरोध किया कि वो फर्नांडीज के साथ इंग्लैंड लौटें, ताकि वो बाकी के जरूरत के चीजें और लोगों को लेकर आ सके और कॉलोनी को फिर से परिपूर्ण बना सके। वाइट शुरू में इंग्लैंड जाने में संकोच कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो अकेले इंग्लैंड लौटते हैं तो इंग्लैंड के लोग मुझे इतने सारे लोगों को रॉयनोक आइसलैंड पर अकेला मरने के लिए छोड़कर आने के लिए बहुत कुछ कहेंगे और मुझे दंड देंगे। इसके अलावा उन्हें अपनी बेटी को छोड़ना था, जो हाल ही में एक बेटी को जन्म दी थी जिसका नाम वर्जीनिया रखा गया था, और वो इस कठोर और असुरक्षित आइसलैंड पर थी। लेकिन समय की गंभीरता और जरूरतों को पहचानने के बाद वो इंग्लैंड जाने के लिए मान गए। जब 1587 के अगस्त के अंत में बेड़ा रवाना हुआ तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो अब कभी भी इनमें से किसी को फिर से नहीं देख पाएंगे। फिर लंबे और कठिन यात्रा के बाद जॉन वाइट एक ऐसे देश में लौटे जो युद्ध से घिरा हुआ था। रानी के आदेश पर इंग्लैंड से कोई भी जहाज तब तक नहीं छोड़ा जा सकता था जब तक स्पेनिश आक्रमण का खतरा टल नहीं जाता। ये वाइट के लिए बुरी खबर थी, और उनके सभी प्रयासों के बावजूद वो इंग्लैंड में 3 लंबे वर्षों तक फंसे रहे। आखिरकार 1590 की गर्मियों में सर वॉल्टर रैले की मदद से वाइट ने अमेरिका जाने के लिए एक काफिले को तैयार कर लिया। अगस्त में जब जहाजी बेड़े आउटर बैंक्स पहुंचने वाले थे तो रॉयनोक आइसलैंड से धुएं के गुबार उठते हुए दिखाई दिए, तो 2 नावें जल्दी से वहां भेजी गई।
और चालक दल ने अपने जहाज के तोपों से गोली चलाकर अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। वे आइसलैंड के पास एक बड़ा आग देख सकते थे, लेकिन व्हाइट को यह स्पष्ट नहीं था कि यह प्राकृतिक थी या लोगों द्वारा जलाई गई थी। एक बार आइसलैंड पर उतरने के बाद वे आइसलैंड के पश्चिमी छोर पर पहुंचे और एक जोड़ी पैरों के निशान पाए। ये ताजे लग रहे थे, लेकिन वो पैरों के निशान किसके थे ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर खोजी दल उत्तर की ओर बढ़ा और एक पेड़ पर पहुंचा जिस पर सियारो लिखा हुआ था। जब वे कॉलोनी के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे तो उन्होंने दूसरा निशान पाया। ये शब्द क्रोटोन था, जो एक लकड़ी के खंभे में उकेरा गया था। ये निशान केवल कॉलोनी के चारों ओर बने एक सुरक्षा घेरे का हिस्सा थी। कॉलोनी खुद पूरी तरह से खाली था और ये साफ साफ दिख रहा था कि ये काफी समय से ऐसा ही था, क्योंकि घास और खरपतवार ने उसे पूरी तरह से ढक लिया था। घरों को ढा दिया गया था और कीमती सामान छीन लिए गए थे। जो कुछ भी पाया गया उसमें लोहे की छड़ें, कुछ तोपें और 5 लूटी हुई संदूकें थी। वहां के लगभग 115 कॉलोनी के लोगों और उनके छोटे नामों का कोई पता नहीं था, जैसा कि कोई भी बता सकता था कि वहां कुछ समय से कोई नहीं रह रहा था। लॉस्ट कॉलोनी की कहानी अक्सर 2 विचारधाराओं के इर्द गिर्द घूमती है और बिना किसी कंप्लीट सबूत के ये समझना आसान है कि कोई लेखक इन विचारधाराओं को रहस्य और आकर्षण से जोड़ सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये उकेरे गए शब्द पूरे कहानी के कुछ अधिक समझे गए पहलू हैं। व्हाइट ने अपनी नोट्स में बताया कि 1587 में उन्होंने और कॉलोनी के लोगों ने एक समझौता किया था। अगर वे व्हाइट के लौटने से पहले कॉलोनी को छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें अपनी अगले मंजिल का एक गुप्त संकेत छोड़ना होगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोग कहाँ जा सकते हो। इसके अलावा अगर उन्हें ये जगह मजबूरी में छोड़ना पड़ता है तो एक क्रॉस का निशान छोड़ दे, जो संकट का संकेत होगा, जिससे मुझे परिस्थिति का अंदाजा लग सके। चूंकि ऐसा कोई क्रॉस का निशान नहीं मिला था, तो व्हाइट को पूरा यकीन था कि कॉलोनी के लोग सुरक्षित रूप से क्रोटोन द्वीप पर चले गए होंगे, क्योंकि उनको वहां क्रोटोन का एकमात्र निशान मिला था। इसलिए बिना देर किए हुए व्हाइट तुरंत जहाज पर लौटे और कप्तान को क्रोटोन की ओर रवाना होने के लिए राजी किया। लेकिन जब चालक दल क्रोटोन जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो एंकर की रस्सी टूट गई। चूंकि एक अतिरिक्त एंकर नहीं था, कप्तान को लगा कि आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है, तो कप्तान ने वापस इंग्लैंड जाने का फैसला किया, जिसमें व्हाइट कुछ नहीं कर सकते थे। अंत में व्हाइट क्रोटोन नहीं पहुंच पाए और ये उनका आखिरी बार का सफर था जब उन्होंने अटलांटिक पार किया। लेकिन आज भी ये बात बहुत रहस्यमयी और संशयपूर्ण है कि रोनोक की खोई हुई कॉलोनी के लोग बस क्रोटोन आइसलैंड पर ही जाकर बसे हो, क्योंकि जब व्हाइट ने इन निशानों का अर्थ स्पष्ट किया था तो उन्होंने एक और दिलचस्प लेकिन रहस्यमय तथ्य का खुलासा किया। व्हाइट ने यह बताया था कि 1587 में जब वो वापस इंग्लैंड जाने के लिए राजी हुए थे, तब कॉलोनी के लोग 50 मील भीतर मेनलैंड की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, जबकि क्रोटोन रोइनोक से लगभग 50 मील दक्षिण में है। ये भी एक आइसलैंड है जो स्पष्ट रूप से मेनलैंड का हिस्सा नहीं है। इस प्रकार ये अकेला वाक्य व्हाइट के घटनाक्रम को लेकर कुछ संदेह उत्पन्न करता है। शायद कॉलोनी के लोगों का क्रोटोन आइसलैंड जाने का इरादा नहीं था। अगर ऐसा था तो फिर वे कहां गए हो सकते थे। 20 साल बाद जब रोएनोक कॉलोनी खो गया तो एंग्लो स्पेनिश युद्ध समाप्त हो चुका था। जॉन व्हाइट को इंग्लैंड में सब भूल गए थे और सर वॉल्टर रैले को क्राउन के खिलाफ षड्यंत्र करने के कारण देशद्रोह का दोषी पाया गया था। अमेरिका में नवीनीकरण के साथ तीसरी कॉलोनी की स्थापना की गई और जेम्सटाउन कॉलोनी एक विशाल नेटिव अमेरिकन जनजातियों के संघ के भीतर स्थापित की गई, जिसका नेतृत्व एक व्यक्ति कर रहा था, जिसे अंग्रेजों ने पौभाटन कहा। यह कॉलोनी बहुत ही शक्तिशाली था, जिसमें नेटिव अमेरिकन ने अपना सब कुछ दे दिया था। एक दिन पौभाटन ने कॉलोनी के भविष्य के होने वाले गवर्नर जॉन स्मिथ को पकड़ लिया और बातों ही बातों में उसे उस स्थान के बारे में बताया जहां यूरोपीय कपड़े पहने लोग रहते थे। फिर काफी दिनों के प्रताड़ना के बाद पौभाटन ने जॉन स्मिथ को छोड़ दिया। वहां से छूटने के बाद स्मिथ ने इंग्लैंड आकर वर्जीनिया का एक खाका बनाया, जिसमें इस दावे के बारे में एक टिप्पणी थी कि आज भी क्रोटोन के आसपास यूरोपीय कपड़े पहने कुछ लोग रहते हैं। दुर्भाग्यवश इस दावे और इसी तरह के अन्य दावों की कभी सही तरीके से जांच नहीं की गई, जिससे ये निर्धारित करना मुश्किल हो गया कि क्या ये केवल अफवाह थी या कुछ और। एक और रिपोर्ट सामने आई कि पौभाटन ने रोएनोक पर लगभग सभी कॉलोनी के लोगों का वध कर दिया था। इस हत्याकांड के बाद रोएनोक के कुछ बचने वाले लोग क्षेत्र में बिखर गए थे। लेकिन इस सिद्धांत की समस्या ये है कि व्हाइट ने रोनोक लौटने के बाद किसी मानव अवशेष या लड़ाई के कोई संकेत नहीं पाए थे, जिससे ये साबित हो सके कि कॉलोनी के लोगों के साथ सच में खून खराबा किया गया था।
हाँ, लूटपाट जैसा निशान जरूर था। कई सालों बाद अन्य रिपोर्टों में नेटिव अमेरिकन बच्चों में एक अलग सा पैटर्न देखे जाने का उल्लेख था, जिनके बाल रंग में हल्के थे और त्वचा सफेद जैसी थी, जिससे कई लोग ये दावा करने लगे कि वे खोई हुई कॉलोनी के वंशज हो सकते हैं। एक अधिक ठोस सुराग एक शताब्दी बाद तब मिला जब एक अंग्रेज एक्सप्लोरर जॉन लॉसन ने हैटर्स नामक एक जनजाति से संपर्क किया। हैटर्स वही भूमि पर रहते थे जहां क्रोटोन के लोग भी रहते थे। हैटर्स के लोगों ने लॉसन को बताया कि उनके कुछ पूर्वज सफेद थे और पढ़ सकते थे, और जनजाति के कई सदस्य भी ग्रे आंखें रखते थे, जो लॉसन के अनुसार हैटर्स के लोगों का एक अनोखा लक्षण था। उन्होंने एक स्थानीय किस्से का भी जिक्र किया, जिसमें एक भूतिया जहाज का जिक्र था, जिसे वे सर वॉल्टर रैले का जहाज कहते थे। ये सब सुनकर लॉसन को यकीन हो गया कि हैटर्स जनजाति वास्तव में खोई हुई कॉलोनी के वंशज थे। बिल्कुल जॉन वाइट की तरह लॉसन का मानना था कि कॉलोनी ने क्रोटोन में शरण ली थी, और समय के साथ दोनों समुदाय एक हो गए थे। दो अलग अवधारणाओं के साथ, जो एक शताब्दी से भी अधिक समय अलग थे, एक ही घटनाक्रम का समर्थन करते थे। जॉन वाइट ने उन निशानों की वजह से माना कि वे क्रोटोन गए थे, जबकि जॉन लॉसन ने हैटर्स लोगों की शारीरिक विशेषताओं और कहानियों के आधार पर यही निष्कर्ष निकाला। फिर 1930 के दशक के अंत में एक विचित्र पत्थर के एक समूह ने इस रहस्य को फिर से जीवित कर दिया। इन पत्थरों पर संदेश उकेरे गए थे, जो कथित रूप से जॉन वाइट की बेटी एलेनोर डेर द्वारा लिखे गए थे। दुर्भाग्य की बात यह थी कि ये सभी नकली साबित हुए, सिवाय पहले पत्थर के, जिसकी प्रामाणिकता पर अभी भी संदेह बना हुआ है। इस पत्थर पर डेर का एक संदेश उकेरा गया था, जो वाइट के लिए लिखा गया था। इस संदेश में एलेनोर डेर ने अपने पति और बच्चे की दुखद मृत्यु का वर्णन किया था। पत्थर की संरचना संदेश उकेरने के लिए उपयुक्त थी। दूसरी ओर जो आदमी इस पत्थर को कथित रूप से पाया था, वो फिर कभी नहीं देखा गया, और इसके मिलने का सही स्थान भी जानबूझकर गुप्त रखा गया। रोएनोक पर की गई खुदाई में मुख्यतः 16वीं सदी के एक अंग्रेजी कॉलोनी की उपस्थिति की पुष्टि की गई है, लेकिन ये कॉलोनी का अंत कैसे हुआ, इस पर कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी है। रिसर्चर्स ने 2011 के अंत में एक शानदार खोज की। वर्जीनिया के वाइट के मानचित्र का निरीक्षण करते समय फर्स्ट कॉलोनी फाउंडेशन के एक सदस्य ने कुछ पैचों पर ध्यान दिया। ऐतिहासिक रूप से ऐसे पैच छोटे गलतियों को सुधारने के लिए उपयोग किए जाते थे, इसलिए पहले किसी ने इन्हें ज्यादा ध्यान से नहीं देखा था। इस बार किसी ने इन पैचों की सावधानी से जांच की और कुछ महत्वपूर्ण पैटर्न का खुलासा किया। निचले पैच के नीचे उन्हें वही मिला जो उम्मीद की जा रही थी, कुछ छोटी मोटी सुधारें, लेकिन ऊपरी पैच के नीचे उन्होंने कुछ से कहीं अधिक दिलचस्प पाया, जिसमें एक 4 बिंदु वाला सितारा सामने आया, जो उस समय एक किले का निशान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसका मतलब कि वहां किला है। इस प्रतीक को 17वीं सेंचुरी के अन्य मानचित्रों पर भी देखा जा सकता है, और हैरानी वाली बात यह थी कि उस निशान को बनाने में जो पेंट इस्तेमाल हुआ था, वो उसी पेंट से मेल खाता है जो मानचित्र पर अन्य स्थानों पर और निचले पैच के ऊपर की गई सुधारों में था, जिससे ये संकेत मिलता है कि इसे वाइट ने स्वयं उकेरा और छिपाया था। एक और भी उलझन में डालने वाली बात यह थी कि पैच के ऊपर बिना दिखाई देने वाली स्याही से एक थोड़ा छोटा 4 बिंदु वाला स्टार, जिसे 2 वर्गाकार घेरे में उकेरा गया था, इस प्रतीक को आंखों से हल्का सा देखा जा सकता था। यानी ये साफ साफ पहले से ही नजरों के सामने ही था, बस इस पर ध्यान नहीं दिया गया और पहले कभी पहचाना नहीं गया। आखिरकार ये किला मेनलैंड पर स्थित था, जो रोएनोक से लगभग 50 मील पश्चिम में था। यदि ये वही स्थान है जहां सिटी ऑफ रैले स्थित होनी चाहिए थी, तो ये सवाल उठता है, इसे पैच से क्यों छिपाया गया था? या ऐसा हो सकता है कि ये किसी बड़े साजिश को रोकने के लिए ऐसा छेड़छाड़ किया गया हो? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। 1608 में जॉन स्मिथ ने वर्जीनिया का एक रफ मैप इंग्लैंड भेजा था। जो मैप आज हमारे पास है वो असली नहीं है, बल्कि एक इलीगल कॉपी है जो स्पेनिश एम्बेसडर ने सीक्रेटली बनाई थी और स्पेन के किंग को भेजी थी। और इंग्लैंड को इस बात का अच्छे से पता था कि स्पेनिश आर्मी इसी ताक में बैठी हुई है कि उसे कुछ ऐसा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हाथ लगे। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि कहीं इस किले या कॉलोनी का लोकेशन दुश्मन के खबरियों के हाथ गलती से भी न लग जाए, तो इसलिए जॉन स्मिथ ने इस तरह के छेड़छाड़ मैप में किए हो। और फिर एक और एग्जाम्पल सीक्रेसी का ये है कि रोएनोक की कॉलोनी को क्यों इस तरह के पैचेस के जरिए छुपाया गया था। कॉलोनी का एक्जैक्ट लोकेशन या लेआउट अभी भी अननोन है, क्योंकि वो कभी किसी भी सर्वाइविंग मैप पर नहीं दिखाया गया। ये बात अब भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है, लेकिन ये सीक्रेसी का अपना एक मकसद था।
क्योंकि इससे स्पेन को कभी भी कॉलोनी का पता नहीं चला। और एक बात ध्यान देने वाली यह है कि स्पेन ने कॉलोनी को खोजने की कोशिश उसके खो जाने के बाद भी जारी रखी थी, जो ये साफ साफ दिखाता है कि उनका इस कॉलोनी के डिसअपीयरेंस या गायब हो जाने से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी तरफ अगर किला कभी नहीं बनाया गया था तो पैच, जो हमेशा से बस एक करेक्शन या सुधार के लिए यूज किया जाता था, तो बस ये एक करेक्शन ही हो सकता है। लेकिन जो बिल्कुल दिखाई न देने वाला सिंबल पैच के ऊपर बना था, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि ये सिर्फ एक सिंपल करेक्शन तो नहीं था, बल्कि कुछ छुपाने का तरीका था। सभी मौजूदा सबूतों को देखते हुए एक बात तो सीधी समझ आती है, जो ये है कि जॉन व्हाइट ने 1587 में रोएनोक छोड़ दिया था। जब वो वापस नहीं आए तो कॉलोनी को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया, जिसमें एक ग्रुप साइट एक्स की ओर गया और दूसरा ग्रुप क्रोटोन्स के साथ रहने और गवर्नर के वापस आने का इंतजार करने के लिए गया था। और फिर जैसे जैसे साल गुजरे, कॉलोनिस्ट ने इंडिजिनस लोगों के साथ अपनी फैमिली शुरू की और उनसे जुड़ गए। ये न सिर्फ डिसअपीयरेंस को समझाता है, बल्कि क्रोटोन इंस्क्रिप्शन और हैटर्स के ग्रे आइस को भी एक्सप्लेन करता है। और एक चीज की सच्चाई में थोड़ा कंफ्यूजन है कि बहुत सारे सबूत सिर्फ एक आदमी के शब्दों और पेंटिंग्स पर निर्भर करते हैं। जब तक किसी और लोकलाइज्ड जगह का पता नहीं चलता और कुछ पुख्ते एविडेंस नहीं मिल जाते, ऐसे ही किसी भी रिजोल्यूशन पर आना मुश्किल होगा। हालांकि इस सब के बाद भी कई सवाल बाकी हैं, जैसे वो 3 कॉलोनिस्ट्स जो 1584 में गलती से छूट गए थे, और उन 13 क्रूमेन का क्या हुआ? सीमा फर्नांडिस ने ऑर्डर्स को क्यों नहीं माना और कॉलोनिस्ट को रोनोक पर क्यों छोड़ दिया? और सबसे जरूरी सवाल, अगर इसका जवाब है तो ये चांसेस है कि वहां साइट एक्स में कहीं कुछ ऐसा हो सकता है जो इतने सारे अनसुलझे रहस्यों को उजागर कर सके और वो बस वहां ढूंढे जाने का इंतजार कर रहा हो।